हेलो बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा का ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर जल संसाधन करने जा रहे हैं। जल के विषय में बच्चों आपने प्राइमरी क्लासेस में कविता भी पढ़ी होगी, जल ही जीवन है। इसका अर्थ क्या था कि जल से ही हमारा जीवन संभव है, जल नहीं है तो हमारा जीवन संभव नहीं है। जल के बारे में अगर हम और बात करें तो अगर जल की न्यूनता भी हमारे जीवन के लिए खतरा और इसकी अधिकता भी हमारे लिए खतरा है। जैसे कि अगर न्यूनता की बात करें तो जल में अगर जल की बहुत कमी हो जाती है तो ये सूखे का कारण बन जाता है और फिर हमारा जीवन खतरे में पड़ जाता है। इसी प्रकार जब जल बहुत अधिक मात्रा में बाढ़ का रूप जब ये ले लेता है तो भी हमारे जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जल की न्यूनता और बहुत अधिकता भी हमारे लिए खतरा बन जाती है। अब अगर भौगोलिक स्तर पर अगर हम जल की बात करें तो जल एक नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं बच्चों? नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिन्हें एक बार हम प्रयोग कर लें तो उन्हीं की पुनः पूर्ति हो जाए। तो जल भी एक ऐसा ही संसाधन है। अगर हम भारत के यानी भारत नहीं विश्व के मानचित्र को अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि जितना भी उस पर नीला कलर दिखाई दे रहा है वो सारा क्या है? जल है। तो अगर हम उसको ध्यान से देखें तो वहाँ पर नीला कलर अधिक है। इसका मतलब विश्व में जल की मात्रा तो बहुत अधिक है। ये जल हमारे पास महासागरों के रूप में, सागरों के रूप में, हिमानियों के रूप में, ग्लेशियर के रूप में उपलब्ध है, बर्फ के रूप में उपलब्ध है। लेकिन जो हमारे प्रयोग में आता है वो जल होता है अलवणीय जल, और जो कि बहुत ही कम है। पृथ्वी पर 2.5% जल अलवणीय है और इसका 4% भारत में है। भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्धता में विश्व में भारत का 133वां स्थान है। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें बच्चों तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। और अगर जल की उपलब्धता में बात करें तो हमारा स्थान आता है वो 133वां। तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जनसंख्या की अपेक्षा जल की कितनी कमी है। अब हम बात करते हैं जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता की। तो जल दुर्लभता क्या है? जब जल की मांग की तुलना में जल की उपलब्धता कम हो, यानी कि मांग तो अधिक है लेकिन उतना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो इसे हम कहते हैं जल दुर्लभता। इसके कई रीज़न हैं, जैसे कि अतिशोषण। अतिशोषण मीन्स जल का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाना। जैसे कि किसान लोग जो हैं वो सिंचाई के लिए अधिक से अधिक जल का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी जल का अतिशोषण होता है। ये लोग अपनी फसलें बढ़ाने के लिए या शुष्क मौसम में भी कृषि करने के लिए जल अति सिंचाई करते हैं। और ये लोग उसके लिए क्या करते हैं कि अपने खेतों में नलकूप लगा लेते हैं, ट्यूबवेल्स लगा लेते हैं। उससे होता क्या है, फसलें तो अच्छी हो गई, लाभ ही नहीं मिल गया, लेकिन वास्तव में हुआ क्या कि अधिक इनके प्रयोग से होता क्या है कि भूमि जल स्तर जो है काफी। अब हम बात करें अधिक जनसंख्या की। जनसंख्या की अधिकता भी जो है जल में कमी का कारण बन रही है। नंबर 3 पर आता है हमारा अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण। जल का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है, घरेलू कामों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, खेतों में सिंचाई में इसका प्रयोग किया जा रहा है, कारखानों में, फैक्ट्रियों में भी, और विद्युत के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसका जो बहुत अधिक प्रयोग जल का किया जा रहा है। इसी प्रकार समाज के विभिन्न वर्गों में भी जल का असमान वितरण है, यानी सभी को जल जो है समान रूप से पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। किसी को जल आराम से मिल रहा है और किसी को जो है बड़ी मुश्किलों से प्राप्त होता है। जैसे कि अगर हम राजस्थान जैसे इलाकों की बात करें तो वहाँ जल की जो है बड़ी मुश्किल से जल प्राप्त किया जाता है। लोगों को पीने का पानी लेने के लिए भी काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है। मौसम का प्रभाव भी जो है हमारे जल को प्रभावित करता है कि कहीं बारिशें अधिक हो रही हैं और कहीं जो है इलाके सूखे रह जाते हैं या फिर बहुत कम बारिशें होती है। तो मौसम भी जो है एक प्रकार से जल को प्रभावित कर रहा है। अब अगर हम बात करें कि जल के प्रबंधन की या इसके संरक्षण की, तो वो भी हमें खुद ही करना पड़ेगा। हमें जो है सिंचाई थोड़ी कम करनी पड़ेगी, हमें जल के प्रयोग को ध्यान से करना पड़ेगा। तो अगर हम इस संसाधन को बहुत ही सोच समझ कर इस्तेमाल करें तो हम इसको ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे और इसको वेस्ट ना करें तो भी हम इसका सही तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बांध की। बहते हुए जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा
जल भरण बनाते हैं। यानी कि बहते हुए जल, कोई नदी है तो उसके बीच में अगर कोई अवरोध उत्पन्न कर दिया जाए तो उसका जल जो है कई दिशाओं में बढ़ जाता है, तो वह क्या होता है, बांध होता है। तो जो आमतौर पर हम क्या करते हैं, इसको जलाशय, झील अथवा इसका जल भरण बनता है। अब बहुउद्देश्य परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजना मीन्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अनेक उद्देश्यों को पूर्ति करने वाली योजनाएं ही बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती हैं। एकत्रित जल अनेक रूपों में उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए देखें तो सतलुज व्यास बेसिन में बाखड़ा नांगल परियोजना जो है, उससे जल विद्युत उत्पन्न की जाती है और सिंचाई सिंचाई के काम में भी ये जल लिया जाता है। तो इससे क्या है कि हमारा जो हरियाणा और पंजाब का जो मेन इलाका है वो इससे सिंचाई के लिए जल इन्हीं से प्राप्त करता है और विद्युत भी इनसे उत्पन्न की जा रही है। अब इन अब हम बात करते हैं इनसे होने वाले लाभ की। इनसे बिजली उत्पादन की जाती है, सिंचाई के लिए इस जल का प्रयोग किया जा रहा है, घरेलू कामों के लिए, उद्योगों के लिए, फैक्ट्रियों में, ठीक है, तो इन सब के लिए इस जल का प्रयोग, और बिजली के लिए भी इनका प्रयोग किया जा रहा है। तो कम से कम 22% हिस्सा जो है तो हम इन्हीं से प्राप्त कर रहे हैं। बाढ़ नियंत्रण भी इनसे किया जा रहा है, मनोरंजन भी इनसे होता है और आंतरिक नौका चलन भी इनमें किया जा रहा है। तो इनके लाभों को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन बांधों के विषय में कहा था कि इनसे जो है हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, हमारी शहरी अर्थव्यवस्था, इन सभी का विकास होगा। तो इसलिए इन्होंने इसे आधुनिक भारत के मंदिर भी कहा था। अब हम बात करें हानि की। नदियों का प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिससे तलछट का बहाव कम हो जाता है। जब नदियाँ प्राकृतिक रूप से बहती हैं तो अपने साथ जो तलछट बहा कर लाती हैं उसमें भी वो गति रखती हैं, लेकिन जब ये बांध जैसे अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं या उत्पन्न किए जाते हैं तब इनके बहाव में कमी आ जाती है और ये तलछट जलाशयों में जमा करते रहते हैं और इनका बहाव कम होता है। इससे फिर नदीय जीवों के आवासों में भोजन की कमी भी हो जाती है, भूमि के निम्नीकरण की समस्या भी बढ़ जाती है, भूकंप की संभावना भी बढ़ती है। अत्यधिक जल उपयोग से जल जनित बीमारियां भी पैदा होती हैं। अब जब देखते हो कि जल जब इकट्ठा रहता है तो उससे मच्छर आदि उत्पन्न होते हैं, तो वो भी बीमारियों का कारण बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं विरोध में आंदोलन। जहाँ पर ये बांध बना, जैसा कि हमने बात लाभ के साथ साथ हानि की भी की, तो हानि के रीज़न को देखते हुए लोगों ने इनका विरोध भी किया है। जैसे है नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो सरदार सरोवर बांध गुजरात में चलाया जा रहा था, और इसमें जो एनजीओ वगैरह है उन्होंने जो ये आंदोलन चलाया। कुछ पर्यावरणविदों ने भी कहा कि इन बांधों से पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। टिहरी आंदोलन भी इसी विषय पर चलाए गए। अब जब ये बांध बनाए जाते हैं तो वहाँ के स्थानीय लोगों को वहाँ से हटा दिया जाता है, उनका विस्थापन कर दिया जाता है। तो उससे भी होता क्या है कि इन लोगों के रोज़गार की समस्या और दोबारा बसने की समस्या पैदा हो जाती है। लागत और लाभ को लेकर भी अंतर्राज्यीय झगड़े आम होते जा रहे हैं। तो इस विषय पर हम देखते हैं हमारी आंध्र प्रदेश सरकार और कर्नाटक सरकार जो है वो कावेरी कृष्णा जल विवाद को लेकर इनमें आपस में झगड़े हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं वर्षा जल संग्रहण की। वर्षा जल संग्रहण यानी कि रेन हार्वेस्टिंग होता क्या है। अगर हम शहरों की बात करें और गांवों की बात करें तो शहरों में होता क्या है कि ज़मीनें जो है वो कंक्रीट की बनी होती है, तो उसमें जो है पानी सीधा ज़मीन के अंदर नहीं जा पाता है, तो उससे होता है कि भूम जल स्तर बढ़ नहीं पाता। लेकिन अगर हम गाँवों की बात करें तो गाँवों में इतनी पक्की सड़कें नहीं होती, इतना वहाँ कच्ची ज़मीनें होती, तो वहाँ फिर भी भूम जल स्तर थोड़ा बढ़ा होता है। लेकिन जहाँ पर पानी बहुत कम मात्रा में होता है तो वहाँ पर हम रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम होता क्या है, यानी कि वर्षा जल संग्रहण होता क्या है कि धरातल पर गिरने वाले वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाता है और उसे बाद में उपयोग में लाना ही क्या कहलाता है, वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए उपयोग की है। राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका अपनाया गया है। अब अगर बात हम मेघालय की करें तो वहाँ पर वैसे तो विश्व की जो है सबसे अधिक बारिश होती है, लेकिन वहीं से 55 किलोमीटर दूर अगर शिलोंग की बात करें तो वहाँ पर पीने के पानी के लिए या फिर जो वर्षा जल संग्रहण वहाँ पर किया जा रहा है और अन्य कामों के लिए भी वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। और मेघालय में जो है बांस के जरिए भी जो है पानी को जो है खेतों तक पहुँचाया जाता है। यानी कि 18 से 20 लीटर पानी जो करीबन जो है वो बांसों के जरिए जो है झीलों से जल स्रोतों के जरिए जो है वो पानी जो है खेतों पर सिंचाई के लिए ले जाया जाता है।
राजस्थान में अगर हम बात करें तो आपका जैसलमेर है, बाड़मेर है, फलोदी है, तो इस तरह के इलाके भी जो है पानी की कमी को महसूस करते हैं या वहाँ पर पानी की कमी है, तो वहाँ पर जो है वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जलवाहिकाएं बनाते थे और भूमिगत टाका वहाँ हुआ करता था। अब ये टाका कैसे काम करता है? टाका घरों के ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े होते हैं और यह मुख्य घर अथवा आंगन में बना होता है। जब वर्षा का जल ढालू छतों पर गिरता है तो उसे पाइप द्वारा भूमिगत टांके तक ले जाया जाता है। यहाँ पर पहली वर्षा के जल को एकत्रित नहीं किया जाता, बाद की वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि पहली वर्षा को जल को साफ नहीं समझा जाता है। बाद में वे इस जल का प्रयोग अपने घरेलू कामों में भी करते हैं और ये सिंचाई के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं और काफ़ी समय तक ये जल इस्तेमाल किया जाता है। कई जगह पर तो सीधा कुओं तक इनको जल को पाइपों जरिए तक इकट्ठा किया जाता है ताकि कुएं के जल स्तर को बढ़ाया जा सके, उसके भौम जल स्तर को बढ़ाया जा सके। ऐसा नहीं है कि जो ये जल इकट्ठा करने की प्रणाली अभी शुरू हुई है, प्राचीन काल में भी जल जो है इकट्ठे किए जाते थे। अगर हम बात करें मौर्यकालीन बात करें तो उस समय भी जो है जल संग्रहण के काफ़ी तरीके उपलब्ध थे। जोड़ों के जरिए, तालाबों के जरिए जो है वहाँ बनाए जाते थे। पानी को, वर्षा जल को इकट्ठा किया जाता था। इल्तुतमिश के समय की बात करें तो खास हौज बनवाए गए थे, उस जल को भी जो है सिंचाई आदि के लिए प्रयोग किया जाता था। तो ऐसा नहीं कि केवल आधुनिक समय में ही हम जल को इकट्ठा करके बाद में इस्तेमाल करते हैं, पहले भी इसका इस्तेमाल होता होता रहा है। तो बच्चों, आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।